जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है उसका प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और ये पहला प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 है। हम 10 क्वेश्चंस एक पार्ट में कर रहे हैं और 10-10 क्वेश्चन कराने का मेन मोटो ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट एक बार में पूरा कराऊंगा। पूरी वीडियोस देखोगे नहीं तो छोटे छोटे वीडियोस करा रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा डेली देखें। रेगुलर ये वीडियो अपलोड हो रही है मेरे यूट्यूब चैनल में। 10 क्वेश्चन को हम अब 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, तो 10 इंटू 4 आपके टोटल 40 क्वेश्चंस एक क्लास से कंप्लीट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, तभी फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, ये तो आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र में होता है। ढांचागत सुविधा विकसित करना, ये भी होता है। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, ये भी होता है। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये आपका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में देखिए, इसका विशेष आर्थिक जोन को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब समझिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये इसका आंसर है। ठीक है, बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। सबसे पहले भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा कब की गई थी? सन 2000 ईस्वी में। सन 2000 ईस्वी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सबसे पहले इसकी घोषणा की गई थी। ठीक, इसमें 2000 में इसकी घोषणा की गई थी, 2005 में इसमें संशोधन किया गया था। 2005 में इसमें संशोधन किया गया था और इसमें नए सिरे से लागू किया गया था इसको। इसके बाद इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान थे, जैसा अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि को पैदा करना, ढांचागत सुविधा विकसित करना और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना। ये इसके 3 निम्न प्रावधान है। क्लियर? तो आर्थिक जोन में क्या शामिल नहीं है? ये 500 करोड़ से अधिक कंपनियों का शामिल होना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमारा 22, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार करने वाली कौन सी समिति है? तो इस समिति का नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। इसके बारे में जानते हैं। इसका गठन 2005 में इस समिति का गठन हुआ था और इसने जो अपनी रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये कब दी थी? 2009 में। तो समिति का गठन 2005 में, समिति ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था 2009 में। और इस समिति में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु इस फॉर्मूला को अपनाया गया था। किसके लिए? गरीबी रेखा को। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गरीबी रेखा के निर्धारण। तो गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु इस फॉर्मूले को अपना आधार बनाया गया था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। और गरीबी मतलब, गरीबी का तात्पर्य होता है कि समाज का वह वर्ग जो अपने जीवन के बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है, उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे हम गरीबी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। 2005 में इसका गठन हुआ था, 2009 में इसकी रिपोर्ट आई थी और गरीबी रेखा के निर्धारणता के लिए इस रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो जो आपका 76 जो गणतंत्र दिवस हुआ है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो इस बार 76
गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं? आंसर ए, ये कौन है? इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांटो। ठीक है, प्रोबो सुबियांटो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है और ये इंडोनेशिया के 4th प्रेसिडेंट है। कौन से प्रेसिडेंट है? 4th प्रेसिडेंट है। ठीक है, जिनको मुख्य अतिथि के तौर पर भारत ने बुलाया था। अब भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि बने थे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस था उस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति जो थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुकर्णो, ये हमारे फर्स्ट जो हमारा गणतंत्र दिवस था, सॉरी यार, फर्स्ट गणतंत्र दिवस जो हुआ था हमारा, उसमें यही क्या थे? गेस्ट थे। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो को भारत के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और अभी जो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं सुबियांटो, इनको राष्ट्रपति के तौर पर बुलाया गया था। और अगर आपसे पूछ दे कि इस बार गणतंत्र दिवस का थीम क्या था, अगर आपसे थीम पूछ दे तो याद रखिएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, मैं लिख दूं क्या कहीं पे? विरासत और विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत की कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? सबसे पहला, ये ओलंपिक हुआ कहाँ था उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये आपका हुआ था कहाँ पे? पेरिस में। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, पेरिस 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला विश्व का दूसरा शहर है, ये आप याद रखिएगा। और इस जो 2024 का ओलंपिक हुआ था उसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में टोल कितने खेल थे? तो 32 खेल थे। तो टोटल खेल कितने थे? 32 खेल थे। ठीक है, और 2024 ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 6, जिसमें से 1 रजत था और 5 कांस्य थे। ठीक है, 1 रजत और 5 आपके कांस्य थे। तो टोटल 6 पदक हमने जीते थे भारत ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले जो 2024-25 का जो बजट था ये 23 जुलाई को संसद में पेश किया गया था, क्योंकि इसी साल चुनाव भी था। तो ये पेश किया गया था आपका 23 जुलाई को। कहाँ पे? संसद में। इस बजट का जो थीम था, अगर आपसे थीम पूछे कि थीम क्या है तो याद रखिएगा थीम था इसका रोजगार कौशल। ठीक, MSME और मिडिल वर्ग, मतलब मध्यम वर्ग। ठीक है, 2024-25 का जो कुल बजट था वो 48.21 लाख करोड़ का था। तो कितने करोड़ का था? 48.21 लाख करोड़ का ये बजट था। और जो राजकोषीय घाटा रखा गया है ये कितना
अच्छा नहीं सॉरी, अच्छा राजस्व घाटा पूछा है, तो राजस्व घाटा आपका 1.8% रहेगा। देखिए राजस्व घाटा 1.8%, अगर आपसे राजकोषीय घाटा पूछ देता तो 4.9%। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। राजकोषीय घाटा, अगर आपसे राजकोषीय घाटा पूछेगा तो 4.9% जीडीपी का, और आपसे अभी क्या पूछा है, राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा 1.8% है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब भारत सरकार ने 2025-26 का जो लक्ष्य रखा है राजकोषीय घाटा का, वो 4.9% रखा है। अभी तो 4.9 है, अभी 25-26 के लिए 4.5 रखा है। इस बार भी बजट आया है, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है मनरेगा के लिए इस बजट में कितने पैसे आवंटित हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 86,000 करोड़। तो इस बार 24-25 में मनरेगा के साथ साथ बाकी भी कुछ बजट में हुए हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आपका एक है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपका 70,163 करोड़ 70,163 करोड़ बजट में दिया गया है। अगर हम पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, जो 2,000 रुपये मिलते हैं, तो पीएम किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें, सम्मान निधि की, तो इसके लिए 60,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। क्लियर। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, अगर गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो इसके लिए 2.5 लाख करोड़, मतलब 2,05,2.5 नहीं, एक मिनट 2,05,250 करोड़ आवंटित किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए कितना, 86,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए कितना, 70,163 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़, और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,05,250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आगे बढ़ा जाए। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहली बात कि हाल ही में अगर देखा जाए तो ये चुनाव 2025 में हुआ था, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको विधानसभा में टोटल सीट थे आपके 147 में से उसको सीट कितनी मिली है, 78। तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। और यहाँ पे भाजपा की सरकार है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त किसे किया गया है, मोहन चरण मांझी। तो मोहन चरण मांझी कहाँ के हैं, उड़ीसा, याद रखिएगा। और इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री नवीन पटनायक जी थी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। चलिए बात करते हैं 24वें SCO शिखर सम्मेलन आयोजन की। 24वां शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था। तो अभी अगर बात करें SCO की, तो SCO में टोटल आपके जो सदस्य हैं वो कितने हैं, आपके 10 सदस्य हैं, ठीक है। और ये आपका हुआ कहाँ था, तो ये आपका हुआ था बेलारूस को इसमें नया सदस्य बनाया गया है। जो बेलारूस है उसको SCO का न्यू मेंबर में ऐड किया गया है। तो 10 सदस्य हैं टोटल वर्तमान में। बेलारूस को SCO का नया सदस्य देश बनाया गया है, और ये चीन के किंगाडो शहर को 2024-25 के लिए SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो चीन में जो आपका, वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में SCO समिट हुआ था 2024-25, लेकिन चीन के
किंगदाओ, ये कहाँ पे है? चाइना में है। तो चाइना के किंगदाओ शहर को 2024 और 25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा कि किंगदाओ को एससीओ समिट 2024-25 के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के लिए घोषित किया गया है। क्लियर? टोटल 10 सदस्य हैं। बेलारूस को नया मेंबर बनाया गया है। कजाकिस्तान में 24वां एससीओ समिट हुआ था। बात करें अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1, तो सबसे पहले याद रखिएगा भारत ने अपना खुद का स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाया है जिसका नाम है रुद्रम 1। इस रुद्रम 1 का निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ ने। रुद्रम 1 का निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार कर सकती है। और इसमें 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की अलग अलग ऊंचाइयों से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की अलग अलग ऊंचाई से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है रुद्रम 1 को। चलिए, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन ही हम टारगेट ले रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो आपसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत का स्थान पूछा है। तो 2024 का स्थान पूछा है, आप मुझे 2023 का बता सकते हैं? 2023 में भारत का स्थान था 161। तो 161 है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं। अब ये हो सकता है 162 अगर आपको लग रहा हो। और रैंकिंग में पहला स्थान और दूसरा स्थान क्या है और स्कोर क्या है भारत का, ये भी बता देते हैं हम। तो रैंकिंग में जो पहला स्थान है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। पहला स्थान है नॉर्वे का और दूसरा जो स्थान है वो है डेनमार्क का। तो विश्व प्रेस संस्था स्वतंत्रता सूचांक में पहला स्थान नॉर्वे का, दूसरा स्थान डेनमार्क का। 2023 में भारत का स्थान 161 था और 2024 में भारत का स्थान 159 है। और अगर आपसे पूछ ले स्कोर भारत का क्या है, तो 31.28 भारत का 2024 में स्कोर है। भारत का स्थान 159, 23 में 161, पहला स्थान आपका नॉर्वे का, दूसरा स्थान डेनमार्क का। क्लियर? इसीलिए देखिए हर क्वेश्चंस को मैंने आपके हर एक क्वेश्चंस में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया, इसलिए मैंने कहा था कि 10-10 क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं सिर्फ आंसर बताते बताते अगर मॉक टेस्ट ख़त्म कर दूं तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो से। वीडियो से फ़ायदा हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो लेंदी होना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। कोई अगर डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।